नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम आज से शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास जो विषय है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक बहुत हॉट सब्जेक्ट रहता है और इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हमारा जो ये क्लास होगा, ये प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, उसको ध्यान में रखते हुए होगा और मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी विषयों को मैं आपको समझा पाऊँ, उन सभी पॉइंट्स को मैं इतिहास के समझा पाऊँ जो परीक्षा में पूछी जाती है। ये जो वीडियो है ये आपके बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनमें, उसके अलावा लॉ की परीक्षाएं जितनी भी हैं, एपीओ, जुडिशरी, उसमें भी एक जीएस का खंड होता है। उसके लिए ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादा फैक्ट जो होते हैं वही याद करने होते हैं और मैं उन फैक्ट्स को आपको बताता हूँ, लेकिन याद करने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी होता है आर्ट्स के विषयों को। ये एक गलत धारणा है कि आर्ट्स सिर्फ रटना होता है, आर्ट्स को समझना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि साइंस ही सिर्फ समझना होता है, आर्ट्स के विषयों को भी समझना होता है और उसमें इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है जिसको आपको समझना होगा, याद तो करना ही होगा, समझना होगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भारत का इतिहास है जब आप पढ़ते हैं तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि हमारे जो भाई बंधु बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पढ़ रहे होंगे, तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास पे हम आएंगे, पहले हम ये जान लें कि भारत का जो इतिहास है वो क्या है ना। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि इतिहास क्या है, उसके बाद भारत के इतिहास पे आते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत होगी। इतिहास क्या है? इतिहास है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़। इतिहास इतिहास क्या है ना। तो इति, इसको अगर हम इसके शब्द के हिसाब से जो इतिहास है ना, इसके हिसाब से अगर हम इसको तोड़ें तो हम क्या पाते हैं? तो इतिहास में इति जो है, इति इज स्टैंड फॉर इति, यानी ऐसा ही। इति यानी ऐसा ही। उसके बाद ह यानी कि निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और आस, आस का अर्थ यहाँ हो जाएगा था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था, है ना। इतिहास। अब इसको ये भी हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास है। ये एक सामान्य जो परिभाषा अभी प्रचलित है उसके अनुसार अतीत का अध्ययन, जो हमारा पास्ट है, उसकी स्टडी जो है वो इतिहास है ना। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन है, तो याद रखिएगा इतिहास का पिता जो था वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ये पूछा जा सकता है कि इतिहास दर्शन का जन्मदाता, क्योंकि ये इतिहास को कई लोग फिलॉसफी का पार्ट भी मानते हैं, है ना। तो इतिहास दर्शन का पिता कौन है, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। हालांकि अभी तक परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको याद रखेंगे। इतिहास दर्शन का पिता। ये कहा जाता है वॉल्टेयर को। हो सकता है आप वॉल्टेयर से परिचित हो। वॉल्टेयर जो है
ये एक दार्शनिक थे और साथ ही साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसलिए वोल्टेयर जो है इनको इतिहास दर्शन का पिता कहा जाता है। दर्शन तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतिहास अगर अच्छा होता है तो वो प्रेरित करता है लोगों को। भारत में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो हमारे जो नेता लोग थे वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अच्छे इतिहास को याद करते थे। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसका क्या उन्होंने उससे सीखा, उससे क्या सीखा जा सकता था, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे। तो कहीं ना कहीं दर्शन तो है, कोई फिलॉसफी तो है जो सिखाती है कुछ, जिसमें कुछ चीज़ें। दर्शन होता क्या है, किसी चीज़ को दर्शन मतलब, दर्शन ये कहता है कि किसी चीज़ को मानो मत जानो, मानने पे विश्वास नहीं करता है दर्शन। दर्शन कहता है जानो। अब चूँकि मैं दर्शन शास्त्र का तो छात्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये समझ पाता हूँ और आपको भी मैं बता सकता हूँ कि दर्शन जो है वो इस चीज़ पे विश्वास करता है कि किसी चीज़ को आंख बंद करके मानना नहीं है, उसको जानना है। चलिए अब इसको मैं आगे नहीं बढ़ाता, हम लोग विषय से भटक जाएंगे। तो इतिहास दर्शन के पिता जो है वो वोल्टेयर हैं। अब हम आते हैं भारत के इतिहास पे। भारत का जो इतिहास है मैं बिल्कुल शॉर्ट में इन चीज़ों को इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप इससे परिचित हो जाए, अगर परिचित नहीं है तो। जो भारत का इतिहास है ये 3 हिस्से में पढ़ाया जाता है, और ये जो पद्धति है ना, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों द्वारा दी गई है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भारत में भारतीयों पर ये आक्षेप लगाया, ये इल्ज़ाम लगाया कि जो भारतीय लोग हैं वो एक अच्छे इतिहासकार नहीं हैं। और न सिर्फ अंग्रेज़ों ने, अल-बरूनी ने भी ये बात कही है ना। अल-बरूनी ने भी ये कहा है कि भारतीय लोग अच्छे इतिहासकार नहीं होते हैं, क्योंकि ये कहानियों को क्रम से, अपने जो भी घटनाएं हैं उसको क्रम से लिखना नहीं जानते, तो इसलिए ये अच्छे इतिहासकार नहीं होते हैं, ये आक्षेप लगता है। तो एक अंग्रेज़ था, उसका नाम था, और मैं बताता हूँ। हाँ, लोएस डिकिंसन एक अंग्रेज़ था, और उसने ये आक्षेप लगाया है भारतीयों पर कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे, है ना। तो ये तमाम आक्षेप लगते रहते हैं, और जो भारत में पहले इतिहासकार माने जाते हैं वो कल्हड़ माने जाते हैं। और कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है वो पहली क्रमबद्ध इतिहास की पुस्तक भारत की मानी जाती है ना। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो इतिहास जिस तरीके से लिखा गया है वो पुराण, महाभारत और इस तरीके से, तो ये इतिहास कम, दर्शन ज़्यादा लगता है ना। फिलॉसफी ज़्यादा लगती है, इतिहास कम लगता है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। लेकिन खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो कितने हिस्सों में है, जो अंग्रेज़ों के हिसाब से था, और धीरे धीरे ये हमारे यहाँ एक तरीका बन गया इतिहास को पढ़ने का। तो 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। मैं उसको अब यहाँ पे लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। तो भारत का जो इतिहास है इसको हम बांटते हैं। पहला जो पार्ट है भारत के इतिहास का वो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और ये जो है
प्राचीन भारत का इतिहास ये शुरू होता है जब मानव जंगलों में घूमता था 10 लाख वर्ष पूर्व से। ये शुरू होता है 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और हर्ष के काल तक, सम्राट हर्ष जो थे उनके काल तक अगर हम पढ़ें तो ये प्राचीन भारत का इतिहास है। हर्ष के काल तक 7वीं 8वीं शताब्दी तक या 6ठी 7वीं शताब्दी तक कहिए इसको, हर्ष के काल तक, है ना। ये प्राचीन भारत का इतिहास हो गया हमारा। इसके बाद जो अगला है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, दूसरा। मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक मध्यकाल में, है ना। इन 2 हिस्सों में बांट के पढ़ना इसको ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास मुस्लिम आक्रमण से शुरू होता है। 712 ईस्वी में राजा ये सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है अरबों का आक्रमण, तो उसके बाद जो है ये शुरू होता है और मुग़ल साम्राज्य के विघटन तक ये आता है ना। तो इसको देखिए, इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसको हम पहले बांट सकते हैं पूर्व मध्यकाल और एक मध्यकाल। इन 2 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। क्या है दोनों में अंतर? तो ये जो है पूर्व मध्यकाल, है ना, ये 712 ईस्वी में अरब आक्रमण से लेके और आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, है ना। अरब आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक। और ये जो है मध्यकाल जो है ये पूरा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, ये पूरा मध्यकाल में आता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर मुग़ल साम्राज्य के विघटन तक। ये है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ऐसे हमें याद रखना चाहिए। अब आते हैं, अब ये अरब आक्रमण जो है वो 712 ईस्वी में होता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो बाद में 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर आता है और बाबर के आने के बाद जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है
और अंततः 1857 की जो लड़ाई है उसमें अंतिम मुग़ल बादशाह जो हैं बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, उनको हडसन उस समय वो था पुलिस कप्तान था, और उसने इनके लड़कों को, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के लड़कों को गोली मार दी और फिर इनको निर्वासित कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तो वहाँ तक का जो इतिहास है वो लगभग मध्यकाल में। एक्चुअली होता है क्या है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये ओवरलैप करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे यूरोपियों के आगमन से, यानी यूरोपियों का जब आगमन शुरू होता है तो यूरोपियों का आगमन 1498 से शुरू होता है जब वास्को डी गामा भारत आता है। उसके बाद डच आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, फ्रेंच आते हैं, और इस तरीके से वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 1498 ईस्वी का जो वास्को डी गामा का आगमन है उस समय अभी मध्यकाल ही चल रहा है भारत में, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम ये पढ़ते हैं कि यूरोपियों का जो आगमन है वहाँ से लेके और भारत का जो भारत की आज़ादी है यानी 1947 वहाँ तक के इतिहास को हम मॉडर्न हिस्ट्री में रखते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, लेकिन चलिए हम इसको पढ़ने की दृष्टि से इसी हिसाब से बांट के पढ़ते हैं। थर्ड है आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये यूरोपियनों के या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक, यहाँ तक का जो इतिहास है वो हमें आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। ओवरलैपिंग है, बावजूद इसके हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, यानी 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और हर्ष के काल तक, है ना। इसको हमने पढ़ना है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब ये बाकी दोनों हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो इतिहास के स्रोत हैं क्या है हमारे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीयों पे ये हमेशा से आक्षेप लगता रहा है कि भारतीय अच्छे इतिहासकार नहीं थे। अंग्रेज़ों ने भी लगाया आक्षेप, अल-बरूनी ने भी लगाया है। तो क्या वास्तव में ऐसी बात है? क्या हम अच्छे इतिहासकार नहीं थे? क्या ऐसी बात है? तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, और क्या है वो इतिहास के स्रोत जिससे हम ये समझ पाते हैं कि इतिहास हमारा, जो भारत का हमारा इतिहास है वो क्या रहा है और किस क्रम में रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम डिपेंड हैं सोर्सेस पे, स्रोत पे। तो वो स्रोत जो हैं जिन्हें हम अध्ययन की दृष्टि से दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और साहित्यिक स्रोत, है ना। ये दो स्रोत जो हैं अलग अलग, इनमें बांट के पढ़ा जाता है इनको। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, पहला है अभिलेख। अभिलेख का अर्थ है कि किसी कागज़ पे, किसी ताम्रपत्र पे, किसी लकड़ी पे, किसी मंदिर की दीवार पे या पत्थर के शिलालेख पे कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के और चीज़ों को उस समय जो तात्कालिक जो स्थितियाँ थी उनको समझने का प्रयास किया जाता है, और ये अभिलेखों के माध्यम से ही हो पाता है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति,
ये इससे समुद्रगुप्त के जो भी कार्य थे उससे समझ में आता है। वैसे ही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो पूर्णतः संस्कृत में है, पहला अभिलेख भारत का जो पूर्णतः संस्कृत में है ना, उससे हमें रुद्रदामन के बारे में, सक्षत्रप था रुद्रदामन, उसने क्या किया उसके बारे में पता चलता है। इसी तरीके से पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख जो है वो बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष को हराया था, उसकी गज सेना को हराया था। तो इस पे हम विस्तार से आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें जो कहीं लिखी गई हैं, चाहे वो किसी चीज़ पे लिखी गई हो, लकड़ी के खंभे पे लिखी गई हो, पत्थर के जो पिलर्स है उस पे लिखी गई हो, या कहीं दबी हुई मिल जाए, या कहीं ऐसे ही मिल जाए जो लिखी हुई हो। जैसे सम्राट अशोक के जो पिलर्स हैं, रॉक पिलर्स, वो हमें मिलते हैं और उस पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे हुए हैं। अगर आपको जाने का मौका मिला हुआ है ये बनारस के पास सारनाथ अगर जाने का मौका मिला हुआ है तो आप वहाँ देखेंगे कि उसका टूटा हुआ जो रॉक एडिक्ट है वो मिलेगा आपको। उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही सिक्के जो हैं, सिक्के भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें ये बताने में सक्षम होते हैं कि इतिहास उस समय का क्या था। कई ऐसे राजवंश हैं जिनका बहुत सारा इतिहास हमें सिक्कों से ही मालूम चलता है। सातवाहन राजवंश का पूरा इतिहास जो है वो सिक्कों से ही मालूम चलता है, उसके लिए हम सिक्कों पे ही निर्भर हैं। सिक्के बताते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, है ना। ये बहुत आर्थिक इतिहास बताने में सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान है ना। जैसे जो कुषाण राजवंश था उसके समय में शुद्ध सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी हुए थे। वैसे ही गुप्तों के समय में भी सोने के सिक्के जारी हुए। तो इससे ये हमें पता चलता है कि आर्थिक इतिहास, आर्थिक रूप से वो लोग बहुत मजबूत रहे होंगे, तभी तो सोने के सिक्के जारी कर रहे थे। तो सिक्कों से, इसके अलावा सिक्के पे चित्र मिलते हैं राजाओं के, तो उससे वेशभूषा समझ में आती है कि उस समय के लोग क्या कपड़े पहनते होंगे, इससे भी इतिहास पता चलता है। मृदभांड मतलब पोट्री से पता चलता है कि लोग बर्तन क्या यूज कर रहे थे। जो धनी अमीर वर्ग था समाज का, वो किस प्रकार के बर्तनों का यूज कर रहा था, जो कमज़ोर तबके के लोग थे वो कैसा यूज कर रहे थे। या अगर बर्तनों पे भी कुछ लिखा हुआ मिल जाए, मिट्टी के बर्तन हो या किसी धातु के बर्तन हो, उस पर कुछ चीज़ें मिल जाए। मृदभांड तो वैसे पोट्री ही है, मिट्टी की ही, लेकिन मैं बर्तनों के संदर्भ में बता रहा हूँ, उस पर भी कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो इस तरीके से इससे भी इतिहास पता चलता है। मूर्तियों से बहुत सारा इतिहास पता चलता है। मूर्तियाँ हमें बताती हैं कि उस समय लोगों का पहनावा, जैसे मैंने अभी सिक्कों के बारे में बताया कि लोगों का पहनावा क्या रहा था, या लोग किस देवता देवी की पूजा करते थे, उनका धार्मिक जो विश्वास था वो किस उसमें रहा होगा। जैसे मूर्तियों के संदर्भ में एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि जो सबसे पहली मूर्ति बनी होगी वो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, है ना। हिंदू धर्म में वैसे तो मूर्ति पूजा जो है वो है, लेकिन ये जो बुत परस्ती है, यानी हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है, ये आई कहाँ से है? बौद्ध धर्म से आई हुई है। सबसे पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की बनी और फिर उनको देख के भगवान विष्णु की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। तो मूर्तियों से हमें धार्मिक आस्था जो है उसका पता चलता है कि लोगों की धार्मिक आस्था क्या रही होगी। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक लिटरेचर सोर्सेज जो हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी लिटरेचर था, है ना, उसको हमने कैटेगराइज किया है। पहला ब्राह्मण साहित्य, जो हिंदू साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, जिसमें महाभारत, पुराण, रामायण जो महाकाव्य हैं ये सब हो गए, वेदांग, उपनिषद वगैरह हो गए। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में जो साहित्य, जैसे त्रिपिटक है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश वगैरह, तो ये बौद्ध साहित्य हो जाते हैं। जैन साहित्य में आगम प्रमुख है ना। तो
ये जैन साहित्य, उससे भी हमें जैन इतिहास पता चलता है। धर्मेतर साहित्यों में भारतीय लेखन, बहुत सारा लेखन जो है भारत में आपको मिलेगा, जैसे मालविका अग्निमित्रम है ना, कालिदास की। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये इन सब चीज़ों से भी हमें बहुत सारा इतिहास मिलता है। इन सब चीज़ों पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। विदेशी लेखन में जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ यात्रा करने आए और यहाँ की चीज़ों को उन्होंने वर्णित किया, है ना। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज जो है वो आया और उसने इंडिका लिखी। इसके अलावा वेनसांग, फाहियान, ये लोग आए तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। कहा जाता है कि फाहियान ने जो चीज़ें यहाँ लिखी थी अपने किताब में, उसी को स्रोत बना के और एजे कनिंघम ने आधा इंडिया खोद डाला। एजे कनिंघम के लिए टॉर्च का काम किया था फाहियान की किताब में। फाहियान ने सारनाथ का पता बताया था अपने किताब में, नालंदा का पता बताया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो खुदाई हुई थी वो फाहियान की किताब के ही उससे हुई थी। उसके अलावा जो भी मतलब फाहियान के ही इतिहास, उसके किताबों को देख के और उससे जो भी चीज़ें मालूम चली उसको एजे कनिंघम ने अप्लाई किया और उससे, तो इस तरीके से ये पूरा स्रोत जो है हम देख पा रहे हैं। अगली क्लास में हम अभिलेखों की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।